सुनो भाई, देखो अभी ना मतलब कि जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ तो मैं इसमें समझना क्या है ये देखो। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करा था इलिस्ट्रेशन फर्स्ट करा था और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, ठीक है। 2 वीडियोस हैं उसकी, एक तो इंपॉर्टेंट बात वाली है और दूसरी हमारे पास क्या है कि जो भी मतलब कि जो क्लास में जो मतलब जो मैं क्वेश्चन करवाया था इलिस्ट्रेशन फर्स्ट था भाई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। और इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड करने से पहले जो जो बातें बता रहा हूँ वो सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताएं। क्लोजिंग स्टॉक देखो हमने मतलब मैं तुम्हें बताता था वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बात समझ आ रही है। हमारे पास क्या था, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ना जो हमने बात पढ़ी थी वो क्या थी कि जो हमारे पास एक मार्केट प्राइस होती है, ठीक है, और दूसरा है कॉस्ट प्राइस या फिर बुक वैल्यू, और विच एवर इज लोअर, ऐसे होता है ना, मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखो हमारे पास ना जो सिंपल सी बात समझनी है वो क्या है कि वैल्यूएशन, इसे साथ में लिखते रहो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की हम बात कर देना तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस एंड, हाँ भाई रोहन अगला क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस एंड उसके आगे। सुनो भाई ऐसा होता है ना, एक तो हमारे पास है कि मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस को एक चीज और बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो भाई मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। ध्यान रख के चलना, मार्केट प्राइस को और क्या बोलते हैं हम, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। बातें पता लग रही है। जैसे मैं तुमसे ना एग्जांपल बोल दूं, मैंने बोला कि एक मेरे पास मशीन है, मशीन की जो वैल्यू है जो तुम्हारी बुक में लिखी है वो 50,000 लिखी है, ठीक। और जो दूसरी बात बोल दूं कि उसी अच्छा मशीन की बात छोड़ो, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू तुम्हारे जो अकाउंट में लिखी है ना वो है 70,000, ठीक है। दूसरी तुम्हारे जो मार्केट में जो उसकी कीमत है, मार्केट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ज्यादा होगी ना, उससे हमेशा ज्यादा होती है। तो हम किसे देखेंगे, विच एवर इज लोअर, जो कम होगी उसको देख के चलेंगे। इतनी बातें पता लग रही है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, तुम सबको प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में पता होगा, ठीक। तो भाई एक बात ध्यान रख के चलना, पहले ना प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखो मैं तुमसे अगर ना ऐसा बोल दूं कि मैंने क्या किया, आज तारीख कितनी है, मान लो आज मेरे पास है एक तारीख मान लो मेरे पास ना 1 दिसंबर है आज, ठीक है। तो 1 दिसंबर को अगर मैं पेमेंट करता हूँ, बात समझ आ रही है, अगर मैं 1 दिसंबर को अपने पूरे साल का पेमेंट करता हूँ ना, पता है इसका मतलब क्या है, साल कब खत्म होता है, 31 मार्च खत्म होता है ना। तो 1 दिसंबर को किया मैंने, ठीक है, और पूरे साल का कर दिया मैंने, इसका मतलब कितना एडवांस गया, दिसंबर का, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का एडवांस किया ना। तो ये प्रीपेड निकालना आ रहा है, कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखो मैंने बताया, चलो मान लो मैंने 1,20,000 का भरा है, कितने का है 1,20,000 रुपए की मैंने पेमेंट करी है इंश्योरेंस प्रीमियम की, और साल खत्म होने से पहले कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना भाई, अच्छा देखो मैं तो बता रहा, कंपनी जो होती है ना, कंपनी भाई हर एक पैसे का हिसाब रखती है, हर एक पैसे का। तो 1,20,000 है, 1,20,000 कब का, पूरे साल का है ना, ये 1,20,000 कब का, पूरे साल का है। तो ये जो पूरे साल का है हमारे पास, इसमें से मैंने प्रीपेड कितना होगा, मैंने कब भरा, 31 को भरा है ना, ठीक है। अगर 31 को 1 को भरा है, 1 दिसंबर को, ठीक है, तो हमारे पास दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने पहले भर दिया। तो ये जो 4 महीने पहले भरा है ना मैंने, ये हमारा प्रीपेड होता है, ठीक है। 12 लाख है, तो भाई देखो पूरे साल का होगा ना, ये बात समझ आ रही है, 12 लाख है, ये पूरे साल का भरते हैं। जो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या पूरे साल का भरते हैं, ठीक है। तो अगर कभी पूरे साल का भरा जाएगा तो 1 महीने कितना होगा, देखो साल का कितना, 1,20,000, 1 महीने कितना हो गया, 12 से डिवाइड कर देंगे ना उसको, 12 लाख को 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आसान सी बात है तो, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए, 1 महीने कितना आ गया 10,000। कितना महीना, हमने कितने महीने पहले पेमेंट कर दिया, 4 महीने पहले। तो मेरे पास 10,000 गुने में 4 कितना आ गया, 40,000। ये जो भाई 40,000 है ना,
भाई ये मेरे पास क्या होगा, प्रीपेड, मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंस होगा ना एक टाइप का, मैंने खर्चा पहले पे कर दिया है। तो ये जो मैंने खर्चा पहले ही पे किया है, इसकी भाई जो हमारे पास ना ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, प्रीपेड एक्सपेंस की जो है ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होती है बताओ तुम। जो प्रीपेड एक्सपेंस है इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होती है, अगर ये तुम्हारे एडजस्टमेंट में आ गया, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तुम्हारी क्लास छुट्टी नहीं है एक भी, क्लास छुट्टी तुम्हारी एक भी, फिर भी कैसा नहीं आ रहा है। हाँ बेसिकम, ये तो कोई बात ना हुई, तुम बताओ भाई। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ लायबिलिटी साइड ही आएगा ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही तो आएगा, खर्चा एक टाइप का। नहीं, किस साइड आएगा, क्यों। खर्चा है। अच्छा खर्चा, मतलब खर्चा असर साइड जाता है, गजब। नैन्सी इसका बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होगी अगर एडजस्टमेंट में है हमारे पास तो। बैलेंस शीट में असेट्स हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, डेबिट साइड। सुनो भाई, पता नहीं क्या चल रहा है, तुमने क्या ही एडजस्टमेंट याद करी है। देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, मैंने बताया था जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जो रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें से माइनस करना होता है। बात समझ आ रही है, जो हमारे पास रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें से माइनस करना है, क्योंकि प्रीपेड है, पहले खर्चा पे कर चुके हैं। और अगर दूसरी एडजस्टमेंट की बात करें ना, इसको हम क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई सी भी चीज डेबिट में लेस करके लिखी हुई है, मतलब कि माइनस में लिखी हुई है, तो उसको हम उसकी एंट्री एक्चुअल में क्रेडिट साइड में होती है। पता है, अगर तुमने ना गलती से इसको जब मतलब कि जब तुम 11th 12th पास हो गए और किसी ने पूछा ना प्रीपेड एक्सपेंस की जो एंट्री है वो बता प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड होगी क्रेडिट साइड, तुमने बोला डेबिट साइड खींच के थप्पड़ मार देगा वहीं पे और पूरी जान लगा देगा थप्पड़ मारने में, ऐसे ही होता है। और तुम फिर कुछ बोल भी नहीं पाओगे, इतनी तेज मारेगा ना 4 दिन तक याद रहेगा। अच्छा ये बात थी, ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं भाई यही करते हैं, पूरी जान लगाते हैं थप्पड़ मारने में ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। ये लिख लिया इसके लिख लिया। सुनो अब आगे भाई, वो देख जाओ हमारे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो देखो भाई, जो हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है ना, उसके अंदर उसने क्या रखी कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आनंद अ सोल प्रोप्राइटर। भाई देखो तो किसकी है भाई, आनंद की है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि भाई पहले ना हम ट्रेडिंग को पढ़ने, जो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है उसको पढ़ने से पहले देखो हम देखते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक बातें बताई थी, वो बात ये थी कि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं साल के जस्ट लास्ट में बनाते हैं, पूरे साल हमने खूब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, खूब खरीदा खूब बेचा खूब प्रॉफिट जितना लॉस होता हुआ, हम साल के लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीज लास्ट में बनती है ना, साल के लास्ट में, ध्यान रखके चला। तो वही लिखा है इसमें कि ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि तुम जितना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद जो बैलेंस शीट है, इन तीनों को तुम कहाँ पे मतलब कौन सी डेट पे बना रहे हो, 31 मार्च 2021 को बना रहे हो, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। भाई हमारे पास है कि एडजस्टमेंट वगैरह है, कह रहे कि प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, ठीक है। और उसी डेट की बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है, पहले फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद ये करेंगे जो भी हमारे पास मतलब कि जो उसकी एंट्री करनी है करना शुरू कर देते हैं। तो देख जाओ भाई क्या करना है, पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पहला हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट,
अरे भाई ऐसा यहाँ पर डेट डाल देना, ठीक है, एज एट 31st ऑफ मार्च 2021। और भाई किसी का ना फॉर्मेट, कोई बिना फॉर्मेट का करता हुआ मेरे को दिख गया, उसके बाद देखना उसके बाद क्या होगा। अच्छा तुम सबको एक बात तो पता है ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को इसका जोड़ सकते हैं। ऊपर लिख देंगे हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर जाके नीचे डेट डाल के पूरे को जोड़ सकते हैं एक साथ। मैं वैसे बार बार अलग अलग करवाता हूँ, कहीं तुम कहीं पे सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें बोलोगे ये तो बताया नहीं हमें। तो भाई सबका फॉर्मेट तो बन गया होगा। देखो अब ना हम क्या है कि सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास पहली एडजस्टमेंट है उसने क्या रही, क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 80,000। मार्केट प्राइस कितना है उसका 80,000 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हाउएवर इट्स कॉस्ट वाज 70,000, ठीक है। अच्छा देखो भाई वैसे तो मैं हमेशा ये जो बता ना मैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब मैं तुम्हें थ्योरी करवा रहा था मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था, ठीक है। और बच्चों को पता क्या पता होता है कि दोनों में से जो कम दिख जाए वो लिख देना। और बच्चों को बस ये पता होता है कि बच्चों तुम्हें दोनों में से जो कम दिखे ना वो लिख देना। हमेशा हर एक तुम ना पता करना, अगर किसी को ये प्रिंसिपल बताया हो ना कि मतलब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक प्रिंसिपल है, एक मतलब प्रिंसिपल का मतलब भाई हमारे पास रूल है एक, ठीक है। और उस रूल के अंदर ये लिखा है कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं ना तो मार्केट प्राइस या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होता है ना उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर तुम किसी से बोलोगे भाई दोनों में से जो कम हो बस वो लिख दो, ये तो रट्टा मारना होगा तरीके से। तुम्हें क्या प्रिंसिपल पता है कि भाई क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ भाई। एक ना हमारे पास एक और प्रिंसिपल होता है, मतलब कि वो मैंने ना तुम्हें पढ़ा रखा थ्योरी में, उसमें ये बता रखा प्रिंसिपल के अंदर कि एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो होने वाले प्रॉफिट है ना उसको मत मानो, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसको मान के चलो। भाई पता रीजन क्या होता है, प्रॉफिट अगर करते हैं ना, अगर प्रॉफिट का रिजर्व बनाएंगे तो वो बुरी सी बात है। पता नहीं बता रखा है जिसने भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाए ना, जो रूल्स वगैरह बनाए, उसने पहले बता रखा है कि जो भी तुम्हारे पास है जितने जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है उनको मत मानो, लेकिन जो होने वाले लॉस है उनको मान के चलो पहले से, ये चीज़ है। तो भाई देख लेना, अगर तुम्हें ना लगता हो कि मैंने नहीं बताया तो सारी क्लास रिकॉर्डेड है पहले से, ठीक है, देख लेना एक बार। और थ्योरी वो नोट्स दे रखे रहते हैं ना प्रिंटेड वाले, उसमें चेक करना। तो भाई पहला हमारे पास क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक एज एट मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 2021। मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास 80,000 है और उसकी जो कॉस्ट है कितनी 70,000। हम क्या करेंगे विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है पहला है बाय
क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास 70,000 है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये है 70,000 है। सुनो भाई, अगला जो हमारे पास है दूसरा बता रखा उसने क्या, देखिए प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और मशीनरी 10%, ठीक है। तो देखो डेप्रिसिएशन की एडिशन पता है हम सबको, जो डेप्रिसिएशन है उसे क्या करते हैं, असेट्स में से पहले उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। भाई डेप्रिसिएशन अगर प्रोविजन का बता रखा है मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये बता चुका हूं मैं कि जो भी प्रोविजन होगा उसी में ऐड कर देना होता है वो, ठीक है, देख लेना। वैसे तो हमारे पास क्या पहले जो किसके मशीनरी के ऊपर है ना, मशीन पे किस पे, ठीक है, मशीनरी लिख दो और लेस करके यहां पे लिख दो डेप्रिसिएशन। भाई इसके ना थोड़ा नीचे लिख देना वर्किंग नोट फर्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास मतलब ब्रैकेट में डाल के वर्किंग नोट फर्स्ट, और यहाँ पे शुरू कर दो इसकी कैलकुलेशन। वर्किंग नोट को थोड़ा सा साथ में नोट डाउन कर देना, क्योंकि और भी अगर वर्किंग नोट आएंगे ना तो उसको हम देख देख के फिजा करेंगे। तो हमारे पास क्या पहला वर्किंग नोट फर्स्ट है और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो भाई मशीनरी पे जो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारे पास वैल्यू कितनी है मशीनरी की, मशीनरी चेक करो एक बार, मशीनरी है हमारे पास 2,70,000, तो 2,70,000 है। इसको कर दो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ रहा है 27,000। अच्छा भाई मुझे कोई इसकी एक बात बताएगा, अगर मान लो ये तो हमारे पास स्टार्टिंग की वैल्यू होगी ना मशीनरी की, अगर ऐसा लिखा आता क्वेश्चन में कि हमने साल के बीच में भी एक मशीन खरीदी है, हमने साल के बीच में एक मशीन खरीदी है, थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बातें वाली, अगर साल के बीच में मशीन खरीदी ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि उसने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी, ठीक है, तो अब बताओ उस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बातें पता लग रही है, 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये तो तुम्हारे पूरे साल की है, ठीक, और 6 को भी इसी में जोड़ देना है, बस भाई देख लेना। वैसे तुम्हारे पास है नहीं क्वेश्चन ये, और जहां तक मुझे लगता है ना भाई एग्जाम में आने के चांस हैं इसके, ठीक, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के चलना। तो देखो भाई हमारे पास कितना है 27,000 है ना, तो इसको कर दो 27,000, और यहाँ हमारे पास है 2,70,000, कितना बताना कितना है हमारे सर के, 2,43,000 है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन टू, अच्छा भाई ऊपर ये लाइन छोड़ देना, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन हमारे पास है 27,000, पता ना ऊपर एक लाइन के छोड़ देता हूँ तरफ, अगर लॉस आ गया तो इस साइड लिख देंगे और प्रॉफिट आया तो इस साइड आ जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ जाओ उसे, ऊपर देखो एक बार, इसमें कह रहा है कि द कार वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू। भाई पहले कार की बुक वैल्यू देखो कितनी है, कार ढूंढो, 50,000 कार की वैल्यू है, ठीक है, तो कार को हमने बेच दिया, ठीक। अच्छा अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि कार वॉज सोल्ड, ठीक है, हमारे पास की जो कार है उसको अगर हमने बेच दिया, सिर्फ बात समझ आ रही है, 50,000 की हमारे पास एक कार थी, उसको बस हमने बेच दिया और कुछ नहीं पता, सिर्फ उसने इतना लिखा, उसके बाद उसने आगे कुछ भी नहीं बताया। भाई अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास जो कार की बुक वैल्यू 50,000 है, सिर्फ बेच दिया, जरा कॉमन सेंस लगाओ क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, वो जो हमारे पास कार है उसको बेचा, तो कार की वैल्यू जो बैलेंस शीट है उसमें लिखना बंद, उसमें लिखना बंद कर देंगे। उसके बदले क्या कैश आया हमारे पास, कैश कहाँ ऐड करेंगे, कैश के अंदर जो हमारे पास कैश लिखा होगा ना कि कैश इन हैंड, तो उसको उसमें जाकर कैश को ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात है? अब सुनो, तो भाई कह रहे कि कार वॉज सोल्ड एट अ बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड द कैश वॉज यूज्ड फॉर पर्सनल नीड बाई आनंद। भाई आनंद कौन है यहाँ पे, कंपनी का मालिक है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास प्रोप्राइटर है ना यहाँ का, तो क्या है कि भाई उसने क्या किया, उसको यूज किया है, 50,000 रुपए की कार बेच दी, उस पैसों को क्या किया उसने यूज कर लिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। 50,000 रुपए की कार थी, उसको क्या उसने बेचा और उस पैसे को अपने पर्सनल चीज के लिए यूज किया है।
तो जब भी कोई सी चीज जिसको पर्सनल चीज के लिए यूज करते हैं, जब भी कोई सा पैसा उसको पर्सनली यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ड्राइंग। बातें पता लग रही है? तो 50,000 क्या होगा हमारे पास? से ड्राइंग है। ठीक है, बातें पता लग गई? अब सुनो, तो भाई हम इसमें ना एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास ड्राइंग है, ठीक, तो हम पहले ढूंढेंगे बैलेंस शीट के अंदर और ट्रायल बैलेंस के अंदर कि पहले से कोई ड्राइंग लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रख के चलना, जो तुम्हारे पास एडजस्टमेंट होती है ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज लिखी जरूर होती है। ठीक है, तो ड्राइंग देखो कितनी इसमें? 52,450। ठीक है, 52,450 पहले वाली ड्राइंग है और 50,000 हमारे पास बाद में हो गई। टोटल कितनी होगी? 1,02,450। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई यहां पे रख देंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में से लेस कर दो ड्राइंग। ठीक है, और भाई यहां पे ना छोटा सा डाल दो वर्किंग नोट फर्स्ट और दूसरा सेकंड डाल देना, वर्किंग नोट सेकंड डाल देना। ठीक है, कहीं भी जो जहां पे तुम्हें अच्छा लगे ना वहां पे डाल देना, वर्किंग नोट सेकंड है। तो कितना है भाई? 1 लाख, कितना था? 1,02,450, 1,02,450 है। तो इतने का हमारे पास से ड्राइंग है। ठीक है, बातें पता लग रही है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने कार बेची है इसकी एंट्री कहीं और होगी या नहीं होगी? और ये तो एडजस्टमेंट है भाई, दुनिया को तो ये पता है ना कि एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होती है, तो पता है ये हमारे पास एडजस्टमेंट है। इसकी बताओ 2 जगह कहाँ एंट्री हो सकती है? सोचो, एक बार सोच लो कि भाई देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मेरे पास कार थी, मैंने उसको बेच दिया, तो बताओ इसमें कहाँ कहाँ एंट्री हम कहाँ करेंगे? देखो देखो भाई, एक बार देख जाओ, बता दूंगा वो कैश से रिलेटेड। सोच लो एक बार, जल्दी बताओ फिर मेरे को। थोड़ा सा ना माइंड चलाओ भाई, ऐसे माइंड चलाने से ना जो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना, तुम उस पर माइंड चला पाओगे। देखो तुम्हारे एग्जाम में आती है 6 एडजस्टमेंट, उस 6 एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करती है। अगर तुम्हारा कॉमन सेंस क्रिएट नहीं हुआ होगा तो भाई गए, ध्यान रखना। एक एडजस्टमेंट तुम्हारा कॉमन सेंस जरूर चेक करेगी। और लगाओ भाई क्या 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 बातें हो सकती है उसके अंदर। कौन कौन बताएगा भाई? देखो एक तो नैंसी ने बताया, और बताओ कोई, तुम बताओ सुमित। वही कार को हमने बेचा है, ठीक है, और कार को बेचने के बाद उसके जो पैसे आए उसकी एंट्री कहाँ का करेंगे? एडजस्टमेंट नहीं तो कम से कम 2 जगह तो होनी चाहिए। लोग ये बोलते हैं दुनिया में। बताओ तुम। तो भाई ये तो ड्राइंग है ना, पर्सनल यूज के लिए इसने निकाल दिए कंपनी ने। हाँ उससे ठीक है, मतलब तो सीधा फिर करना ही क्यों, वो तो देखा जाएगा। बताओ भाई, सुमित बताएगा सारी बातें। इससे पहले ड्राइंग में कर देंगे, ऐड करके उसमें माइनस कर देंगे, कर देंगे इसको। अच्छा भाई, ड्राइंग की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होती है नहीं होती? अगर ड्राइंग तुम्हारे एडजस्टमेंट में लिखी आई क्या करोगे? ड्राइंग तुम्हारे एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, क्या करोगे उसका? भाई सुनो, डिपेंड करता है कि ड्राइंग जो है ना किस नेचर की है। अगर ड्राइंग उसने कोई सामान लिया है, बस हमारी ड्राइंग में क्या लिया, कोई सामान लिया है, जैसे मान लो उसने जो कंपनी में गुड्स चलते हैं ना वो ले लिए, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारे पास ना एक जो सामान है वो 2000 रुपये का था, उसकी वैल्यू थी 2000 की। कंपनी के ऑनर ने वो सामान को अपने घर ले गया। सबसे पहले उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ से माइनस करेंगे? दूसरा जो हमारा परचेस होगा, ठीक है, जो हमारे पास परचेस है उसमें से माइनस होगा ना। एक तो ये बात पता लग गई भाई। दूसरी बात समझो कि ये जो कैश हुआ है ना, इस कैश को कहां से माइनस करेंगे? कैश लेके गया ना वो भाई, पता है इसमें ना हमारे पास क्या होता है, इसने ना बुक के अंदर तुम्हारे डायरेक्ट एंट्री कर रखी है। वैसे देखो होता क्या है, वैसे ना एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर पूरे डिटेल में करें ना, क्या होना चाहिए, 50,000 रुपए की हमने कार बेची, ठीक है, पहले उसको बैलेंस शीट में से माइनस कर दो, ठीक है। दूसरी बात, उसको कैश में जाके ऐड कर दो, ठीक। देखो कार बेची तो पैसा कहां जाना चाहिए? कैश के अंदर, कैश में ऐड होना चाहिए ना। लेकिन प्रोपराइटर उस पैसे को ले गया तो उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, उसमें से माइनस ही दोगा। तो देखो सब कुछ तो वही बराबर हो गया ना। मैंने क्या बताया पहले, एक मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि कार थी, कार की वैल्यू थी मेरे पास 50,000, ठीक है, बेची, कहाँ ऐड हो गई? कैश में ऐड हो गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कैश में ऐड हो गया।
फिर क्या है, प्रोपराइटर ले गया, फिर क्या लेस कर देंगे इसमें से, ठीक है 50,000। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई नेट इफेक्ट दिख रहा है तुम्हें? ये मेरे पास यहाँ चला गया, ये पूरा खत्म हो गया ना, ये कार खत्म, बिक के यहाँ पे आ गई, ठीक है। बिक के यहाँ पे आने के बाद क्या, कितने की बिकी, इसमें से कौन ले गया, प्रोपराइटर ले गया। तो भाई नेट इफेक्ट तो कुछ नहीं आया ना, सब कुछ नील हो गया, जीरो हो गया, इसीलिए इसको दिखा नहीं रखा है। बस नहीं, इतनी बातें पता लगी पहले। दूसरी बात समझो इसी के अंदर। अब ना भाई अगर क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसा लिखा हुआ आ गया कि कार थी 50,000 रुपए की, उसको बेच दी हमने 40,000 रुपए की, बात समझ आ रही है? कार कितने की थी? 50,000 की कार थी, उसको हमने 40,000 रुपए में बेची है, ठीक है। अब भाई सुनो, कार 50 की है, 40 में बेची है, तो यहाँ पे तुम क्या समझ रहे हो, लॉस हुआ है। 50,000 की कार 40,000 में बेच दी, तो ये जो 10,000 का लॉस है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है, बस में आ रही है। और अगर प्रॉफिट हुआ होता तो क्रेडिट साइड में। भाई देखो एक्चुअल में ना, मतलब कि जो पढ़ाने का तरीका वो भी यही होना चाहिए और पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। ये नहीं कि जो तुम्हारे बुक में मैं बस उतना बता दूं और खत्म। भाई देखो और सब जगह का सेम सीन है, उनको पता क्या चल रहा है, जो दिखा ठीक है वो करवा दिया, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है वही तो देखेंगे ना। कार 50 की थी, 50 की बेची, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ क्या कर दिया भाई वो मतलब कि जो भी है हमारे पास, ठीक, कैश में जाके ऐड कर देंगे। अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कार थी 50,000 की, उसको हमने 50,000 रुपए की बेच दी, ठीक है। तो क्या होता कि कार को असेट्स में से माइनस करके वहां पे जाके कैश में जोड़ देते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही थी। अब मैं दूसरी बात तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि वो जो 50,000 की कार थी 40,000 में बेची है, बात समझ आई, 50 की कार थी कितने की बेची, 40 की, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो कार तो पूरी गई, ठीक है, कैश में कितना ऐड होगा 40,000, ठीक है, और जो 10,000 का लॉस हुआ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बात हमारी 10,000 का लॉस हो गया ना, 50 की कार 40 में बेची, 10 का लॉस हो गया। अगली बात बता रहा हूं मैं, अगर प्रॉफिट पे बेचते हैं उसको, 50,000 की कार थी, उसको 60,000 रुपए में बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो 10,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और 50,000 रुपए, अच्छा कैश में 50,000 या 60,000 का कैश में, यही मार खा जाते हो भाई, कॉमन सेंस तो लगाओ कम से कम। कैश मेरे पास कितना आया होगा, 60,000 आया होगा ना, फिर तो उसको 10,000 को लौटा देंगे गली में, ये लो लूटो, ठीक है भाई। देखो इतनी बातें तुम्हें समझनी है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें नॉर्मल पता है भाई, मैंने तुम्हें नेट इफेक्ट बता दिया कि सारे पैसे खत्म ही हो गए थे, ठीक है, इसीलिए उसकी उस साइड तक एंट्री करी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पर सीधा ड्राइंग कर दिया भाई, यहाँ पे ना दूसरी वर्किंग नोट सेकंड डाल देना भाई। देखो मैं तुम्हें जब से पढ़ा रहा हूं ना, मैं तुम्हें एक बात बताइए कि तुम आंसर को ऐसा लिखा करो जिससे टीचर समझ जाए। अगर टीचर को कंफ्यूजन हुई ना, तुम गए, फिर यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या भाई, वर्किंग नोट सेकंड है, वर्किंग नोट सेकंड भाई ड्राइंग हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कितना है, 52,450, ठीक है, और प्लस 50,000, ठीक है, तो टोटल कितना है 102,450, ये चीज है ना, तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पे। अब सुनो भाई, अब ना हम थोड़ी जो अच्छा पहले जितनी बातें सारी खत्म हो गई पहले। अब देखो अगला, भाई हमारे पास नेक्स्ट है, अब तो वैसा है नहीं इसके अंदर, अब ना आ जाओ उसके अंदर जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर आ जाओ। पहले उसने बोला है कैश इन हैंड, उसने क्या बोला है, कैश इन हैंड, तो सिंपल सी बात कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड, कैश इन हैंड है कितना, 31,700, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा है परचेजेस, तो भाई यहां पे लिखेंगे पहले परचेजेस टू, अच्छा वैसे ना स्टार्टिंग में ना ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ना होता है, ठीक है, तो टू परचेजेस, परचेज में से लेस कर दो रिटर्न, भाई रिटर्न भी तो हो सकता है ना, हमेशा बताया मैंने। तो यहाँ पे जो हमारे पास है परचेज कितने की है, परचेज है 4,06,750, 4,06,750 है। उसके बाद अगर हमारे पास अगला है रिटर्न इनवर्ड है भाई, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, पता लग रहा है ना, हमने पहले बेचा होगा तो बाहर गया होगा, ठीक है, वो रिटर्न हो गया इन, बात समझ आ रही है, क्या चीज सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स तो बड़ा कम है, अच्छा ज्यादा है, 9,87,800, बड़ी दिक्कत है यार,
हम लोग सीधे रिटर्न पे पहुंच गए हैं। तो बाई सेल्स कर देंगे इसको रिटर्न। रिटर्न कितने का भाई पता है कुछ? अगले हमारे पास है ना रिटर्न इनवर्ड। भाई देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब पता नहीं क्या होता है। बाहर हमने पहले देखो कॉमन सेंस लगाओ, रिटर्न हुआ है और इन हुआ है, ठीक है। तो अंदर रिटर्न अंदर कैसे होगा? पहले हमने बेचा होगा उसको, ठीक है, तो वापस आया तभी तो इन हुआ ना। रिटर्न जो हमारे पास रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। भाई तुम याद भी कर सकते हो और जो समझ रहे हैं समझ भी सकते हो। तो भाई रिटर्न इनवर्ड कितने का है हमारे पास? 6800। भाई ये कितने सेल्स कितने की थी? 9,87,800। और ये कितने का है? 6,800। भाई इसे माइनस करके बता दो कितना आ रहा है? 9,81,000। इतना ही है बस। सुनो भाई, उसके बाद हमारे पास अगला है वेजेस। तो ये लो तुम्हारा वेजेस टू वेजेस। कितने का वेजेस है? 1,04,800। कंपनी अमीर थी क्या इतना सारा वेजेस दे रही है? अगला है सैंड्री क्रेटर। तो भाई लायबिलिटी साइड में सीधा पहुंच जाओ। सैंड्री क्रेटर्स कितने की सैंड्री? कितना? 63,000। उसके बाद अगला है सैंड्री डेटर और वो है हमारे पास 1,45,000 का। तो आ जाओ डेटर। सैंड्री डेटर्स कितने का है? 1,45,000। और फिर आ जाओ अगले पे। वो हमारे पास है भाई कैपिटल है 7,10,000। 7,10,000 है, ठीक है भाई। से माइनस करके बताना कितना आ जाएगा? 6,07,000 पक्का ऐसे कुछ है ना? 6,70,7,000 है। 6,07,550 है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या है हमारे पास अगला है रिटर्न आउटवर्ड। तो भाई आ गया रिटर्न आउटवर्ड कितने का है? 5,000। तो तुम्हारा परचेज रिटर्न हो गया। तो बताओ भाई कितने का है? कितना आ जाएगा? 40,1750, ठीक है ना? 4,01,750। फिर अगली बात करते हैं पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल है 47,300। तो 2 पावर एंड फ्यूल 47,300। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग की एंट्री कर दी हमने, ड्राइंग की एंट्री कर दी ना 52,450 की। अगला हमारे पास है कैरेज ऑन सेल। भाई कैरेज ऑन सेल 32,000। अब भाई मुझे बताओ 32,000 कहाँ पे आएगा? कैरेज ऑन सेल है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अच्छा अगर कैरेज ऑन परचेज होता तो ट्रेडिंग अकाउंट। पता लग रहा है ना क्यों? कोई से भी खर्चे जो हमारे किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो सारे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और वो सारे खर्चे जो सेल्स मतलब कि प्रोडक्शन को छोड़ के और बाकी सबसे रिलेटेड होते हैं। खर्चे दो टाइप से होते हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? वो सारे जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। हाँ अच्छा ये बताओ पावर एंड फ्यूल कहाँ पे यूज होगा? क्या ऑफिस में क्या करोगे? जनरेटर चलाओगे? पावर एंड फ्यूल मशीन चलाने के लिए होता है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो भाई क्या था अगला हमारे पास? कैरेज ऑन सेल। कैरेज ऑन सेल है 32,000। तो 2 कैरेज ऑन सेल है 32,000 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ये लो आ गया कैरेज ऑन परचेज। तो 2 कैरेज ऑन परचेज कितने का है भाई? कैरेज ऑन परचेज ये हमारे पास है 20,400। तो 20,400। फिर हमारे पास अगला है स्टॉक है भाई। स्टॉक कितने का है हमारे पास? 57,600। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक है कितने का है? 57,600।
57,600 है। फिर क्या है हमारे पास भाई अगला, बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है? 3,50,000। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बिल्डिंग है 3,50,000। फिर अगला जो है बिल्डिंग, कार तो भाई बेच दी हमने, कार बेच दी ना। इसकी एंट्री, मशीनरी कितने की है? 2 लाख, ये भी हो गया ना? हाँ ठीक है। फिर है सैलरी है 1,60,000। तो भाई आ जाओ सैलरी 1,60,000। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये ऐसा लिखा होता वेजेस एंड सैलरी, एक साथ लिखा वेजेस एंड सैलरी, फिर क्या होता, कहाँ लिखते? ठीक है। और अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये बातें पता लग रही है। उसके बाद ये बोल क्या उससे, ठीक है। फिर भाई हमारे पास क्या है कि सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस कितने का हमारे पास? जनरल एक्सपेंसेस 30,000 का। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितने का? 30,000 का, ठीक है। जनरल एक्सपेंस हमारे पास हो गया 30,000 का। फिर अगला हमारे पास है भाई इंश्योरेंस। अब भाई यहाँ देख जाओ, जब भी ब्रैकेट में आ जाए ना समझो कि हमारे पास एडजस्टमेंट है। सुनो, इंश्योरेंस हमारे पास है कि एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। कब पेमेंट करी उसने? 1 अक्टूबर को करी थी पिछले साल, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सा, देखो अभी हम लास्ट में बना रहे हैं ना 1 अक्टूबर 2020 को, तो अक्टूबर, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ध्यान रखना, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आ रहा है। उसने जो टोटल जो हमारे पास पेमेंट करी है, टोटल पेमेंट कितनी हमारे पास? 6,000 टोटल पेमेंट है। टोटल पेमेंट हमारे पास 6,000 है। और इस 6,000 की जो पेमेंट हमारे पास है पूरे साल के लिए, प्रीपेड कितना हो गया? देखो हमारे पास टोटल कितना है? टोटल 6,000 का ना भाई, ये लिखा ना वर्किंग नोट लिखा ना, तो वर्किंग नोट तीसरा देख लो। अब जो हमारे पास वर्किंग नोट तीसरा है ना, उसे समझो। वर्किंग नोट जो थर्ड है हमारे पास, उसमें क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, भाई कैलकुलेशन मतलब ट्रीटमेंट डाल रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। जो हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम उसकी हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखो कैश के अंदर, तो भाई इसमें बता रखा है कि जो हमारे पास है उसने साल का पे किया है उसने 6,000, ठीक है। 1 साल का 6,000 है। उसने एडवांस कितना कर दिया? भाई हमेशा ध्यान रख के चलना, डेट तुम्हें देखनी है, डेट देख के चलनी है। डेट उसने बता रखा है 1 अक्टूबर को पेमेंट करी है उसने, वही पूरे साल की है, तो एडवांस होगा ना वो, तो ठीक है एडवांस है। तो भाई अब क्या चीज देखी जाती है? अच्छा कभी एडवांस के बदले इसका उल्टा हो सकता है क्या? आउटस्टैंडिंग क्या हो, कैसे होगा? पे ना गया हो, पे ही ना गया हो, ठीक है, तो उस टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि भाई 6,000 टोटल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 6,000 किसके लिए भाई? फॉर 1 ईयर। तो 1 मंथ का कितना आ जाएगा? 1 मंथ का मेरे पास आ जाएगा 6,000, डिवाइड कर दो इसको 12 से, कितना आ रहा है? 500, कितना आएगा ना? 12, ठीक है 500 आएगा। तो कितने महीने? 6 महीने हो गए ना। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का है। 4 6 मंथ्स कितने का भाई? 500 और गुने में 6, कितना आ रहा है मेरे पास? 3,000। ये 3,000 क्या है मेरे पास? प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो भाई जो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस होता है क्या होगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे पास जो भी साइड होगा, डेबिट साइड में से जाके लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मेरे पास आ जाएगा असेट साइड में, ऐसे तो होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इंश्योरेंस वगैरह है नहीं है? इंश्योरेंस भाई ऊपर था नहीं देखा इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी। यहाँ पे हमारे पास है इंश्योरेंस। चलो छोड़ो, वैसे इंश्योरेंस कितने का पे किया? 6,000 का पे किया, ठीक है। भाई इसकी ना तुम 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। सबसे पहला जो 3,000 है ना, सिर्फ उसको लिखो। अच्छा एक ना हमारे पास होता है एक्रोल कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक्रोल कंसेप्ट का मतलब समझो क्या होता है? इस साल का खर्चा
इस साल का जो खर्चा है ना सिर्फ वही नोट करेंगे और कुछ खर्चा नोट करते ही नहीं। जैसे मान के चलो मैंने क्या बताया कि हमारे पास इस साल का खर्चा देखो, इस साल का सिर्फ 3000 होगा और 3000 तो एडवांस में है ना, 3000 मेरे पास क्या प्रीपेड है, मतलब अगले साल के लिए वो। तो इस साल का कितना हो गया, सिर्फ 3000। देखो थोड़ा ना कॉमन सेंस समझो, मैंने बताया कि भाई हमारे पास जो टोटल खर्चा है 6000 है, जो हमने पेमेंट करी है 6000 में से इस साल के लिए कितना खर्चा है, सिर्फ 3000 है ना। 3000 देखो प्रीपेड है, मतलब कि अगले साल के लिए वो, और जो बाकी के जो 3000 होंगे वो तो इस साल का होगा। इसका मतलब है वो जो 3000 है उसको इस साल में रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और जो 3000 एडवांस है उसको असेट साइड में प्रीपेड के नाम से। एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, जो हम करेंगे उसमें 2 इंश्योरेंस डाल लो। इंश्योरेंस 6000 का है ना, इसमें से लेस कर दो प्रीपेड, ठीक है। जो हमारे पास प्रीपेड कितने का है, 3000 का है, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 3000। बातें पता लगी। देखो 6000 टोटल, 6000 में से प्रीपेड मेरे पास कितना 3000 है ना। देखो बात तो वही पड़ी ना, इस साल का 3000 है, हमने लिखा भी 3000 है, बात वही पड़ रही है दोनों तरफ से। एक मैंने बताया कि इस साल का जो खर्चा होगा उसको नोट कर दो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई कि तुम लिख के दिखा दो टीचर को, हाँ भाई हमने ऐसा किया, ठीक है। और जो 3000 का जो प्रीपेड है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ना, सेट साइड। तो यहाँ पे देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का भाई 3000। पता है भाई बहुत सारे टीचर को तो बात पता ही नहीं होती कि इस साल का भी खर्चा बुक होता है, पता उनको नहीं पता होती जो ना मतलब कि अभी मतलब कि 12th पास कर लिए या फिर जो ग्रेजुएशन करके फुल पढ़ाना शुरू। वो तो अच्छा है कि हम भाई सीए परसुएंगे, हमें सारी बातें पता है, वरना ऐसे चल रहा होता तुम्हारा भी। ये बातें पता लगी सबको इतनी। लास्ट में क्या हमारे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर एडजस्टमेंट में होती तो क्या करते, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो सैलरी लिखी है उसमें ऐड कर देते, ठीक है। और दूसरा लायबिलिटी साइड, ठीक है। लायबिलिटी साइड होता है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक टाइप की लायबिलिटी है। पता ना आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, जो पिछले साल का खर्चा है पे नहीं किया हमने। अब भाई सिर्फ ट्रेड इसमें लिखा है, सिर्फ मेरे पास जो ट्रायल बैलेंस किसके अंदर लिखा है, तो सिंपल लायबिलिटी हो जाएगी, वो लिख देंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने का भाई, ये है 5000, ठीक है। इतनी बातें पता लग रही है भाई। इसका बाकी तुम खुद करोगे जितना भी ना, पहले इसको जोड़ना, ठीक है। जो भी प्रॉफिट और लॉस आया उसको यहाँ लिखना, ठीक। यहाँ लिखने के बाद उसमें और खत्म। तुम्हारा दोनों मैच करना चाहिए भाई। एक बार ध्यान रख के चले ना, सुनो मैं तुम्हें लास्ट का पार्ट क्यों दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। पिछले साल जो मैंने पढ़ाया था ना, मैंने लास्ट का पार्ट भी खुद कर दिया था, बच्चों से वही नहीं हो रहा था, ठीक है। अंदर की सारी अरेंजमेंट कर ली अच्छे से, लास्ट का नहीं हो रहा था बस। तो तुम्हें ना कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। कल की जो तुम्हारी क्लास होगी ना वो सबसे ज़्यादा औसम क्लास होगी, ध्यान रखना। उसमें ये मान लो कि अगर तुम कल वाली क्लास समझ गए तो आगे की जो भी तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको ढंग से कर जाओगे, ठीक है। चलो उसको नोट डाउन एक बार।